सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ जहूर अहमद। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। और एज यू नो कि वी वर डिस्कसिंग दिस सीरीज ऑन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था प्रियम्बल के बारे में, विच इज़ द आइडेंटिटी कार्ड और वी कैन सी द इंडेक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल में हमने पढ़ा था कि नेचर एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि इज इट जस्टिसेबल और नॉट। एंड इनिशियली हमने पढ़ा था कि इसको तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर नहीं करा जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बाय द वेरियस डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in many cases, and finally in 1973 due to Kesavananda Bhartiya case, it is accepted as a part of the Indian constitution. But still it is not a justiciable, and it defines the philosophy of the Indian constitution, just like the secular, sovereign, democratic republic, and also the justice, liberty, equality, and fraternity. And these are things derived from the preamble of our constitution. सो प्रेम्बल में हमने देखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी के बारे में, नेचर के बारे में, एंड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू गिव आवर कंट्री। कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वी वर फाइटिंग अंडर द ब्रिटिश रूल, सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन had the vision ki what kind of society we want in India after independence. What is the vision and what will be the future roadmap for our country in future times. So इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने विजन किया था, ये चीज़ें देखी थी, पहले ही फोरसाइट करी थी कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए, कैसा देश चाहिए हमें। ऐसे नो कि हमारा जो देश है इज़ ए मल्टी डाइवर्स कंट्री, कि वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हमारे देश में रहते हैं। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना, एक ऐसा रूल बुक बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल हो। एज यू नो कि व्हेन वी वर फाइटिंग अंडर द ब्रिटिश रूल, और इनिशियली जिससे हमने बात करी थी कि व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, व्हेन दे सी द डिसयूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस इन इंडिया। सो इतनी मल्टीलैंग्वेज स्टेट था, इतनी मल्टी कल्चरल स्टेट था। सो इन सब लोगों को एक साथ जोड़े रखना और एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करना, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि देयर वाज अ फियर। फियर तो यही था कि इतने सारे लोग थे, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, तो उनको क्या गारंटी थी कि जिससे वो एक साथ रहे, जो मेजोरिटी हो माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे। तो वो जो गारंटीज थी, वो जो फियर था कि मे बी मेजोरिटी में ओवरटेक माइनॉरिटीज, सो वो कॉन्स्टिट्यूशन इस डॉक्यूमेंट के जरिए उनको इंश्योर करा गया, माइनॉरिटीज को भी और मेजोरिटी को भी। स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को, यू आर फ्री टू लिव हियर। और वो जो गारंटीज है, वो जो चीज़ें हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करी गई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी रहा उनके लिए कि इवन दो कि मल्टीकल्चर स्टेट, मल्टीलिंगुअल स्टेट, बट देयर इज अ गारंटी दैट यू मे लिव विद फ्रीडम। और कौन सा रिलीजन, कौन सा कल्चर, कौन सा लैंग्वेज आपको प्रोफेस करना है, प्रोपोगेट करना है, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दैट। क्या एज यू नो कि हमने प्रियम्बल में एड ऑन करा सेकुलर। दैट मीन्स कि इन इंडिया वी हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, every religion will be equal, will be on equal importance and equal significance. हर एक रिलीजन की इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी, इक्वल सिग्निफिकेंस रहेगी, किसी भी रिलीजन को प्रेफर नहीं करा जाएगा। सो उसी चीज़ को आज हमें देखना है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना आज हमें। फंडामेंटल राइट्स वही जो गारंटीज दी गई, जो सिटीजन्स को इंश्योर करा गया क्या फ्री है और आपके कुछ राइट्स है जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने हैं। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। सब लोगों ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट करा, एंड इसमें जो राइट्स है और ड्यूटीज दोनों ऐड कर दी गई। एंड फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हिच मींस इट दे कैन नॉट बी curtailed, they can't be taken away from the citizens except in some exceptional cases, except article 19, article 21। आर्टिकल 21 तो एक्सेप्शनल केस में भी नहीं लिया जा सकता, मीन्स वॉर टाइम, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा हो या नेशनल इमरजेंसी हो। सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटीज दी गई, सिटीजन्स को गारंटी दी गई कि आप इंडिया में रह रहे हैं,
या इस देश में रह रहे हैं, तो आपकी गारंटी है ये चीज़ें, और ये स्टेट की जिम्मेवारी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट these राइट्स, and if anyone's rights are violated, has the option to appear in court to protect their rights, because judiciary act as an empire, and we see the rules of the game. Rules of the game means कि जो रूल्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं प्रैक्टिकली, क्या किसी के राइट्स को वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है। तो कोई भी सीजन्स जिसको लगेगा कि मेरे जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं, ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट्स, जो कि कोर्ट सिस्टम इंडिया में है, एंड जुडिशरी विल प्रोटेक्ट देम विद दोज राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिस राइट्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा कि जो कि बाकी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। सो जो राइट्स है वो गारंटीज है सिटीजन्स को, और इन गारंटीज को प्रोटेक्ट करना स्टेट का काम है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स अगेंस्ट द वायलेशन बाय एनीवन। कि गवर्नमेंट भी अगर वायलेट करेगी उनको, या कोई भी पावरफुल पर्सन, तो जो सिटीजन्स है वो जुडिशरी के थ्रू इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, नॉट लाइक प्रियम्बल। सो आज हमने उन्हीं राइट्स के बारे में पढ़ना है। एंड बेसिकली देयर वर 7 राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 36, बट लेटर ऑन आर्टिकल 31 जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 301A में। सो फिर रहते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस, और होप जो हमने पिछला वाला पढ़ा उसको आपने अच्छे से डिस्कस करा होगा, आई मीन अच्छे से आपने उसको पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए फिर आज हम फंडामेंटल राइट्स पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट की फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करा गया है इनको, और क्या है ये। द फंडामेंटल राइट्स इज इंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि पार्ट 3 में आते हैं। एंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज ड्रॉन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड करे थे। तो वैसे ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सो द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स इंडिया का कोई भी पर्सन, किसी भी रीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी एरिया से हो, उसको ये राइट मिलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डन। सो फंडामेंटल राइट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट अपहोल्ड्स इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। कि कोई इंडिविजुअल, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई पियोन हो, सबको ये राइट्स है। चाहे कोई छोटा से छोटा पर्सन ही क्यों हो सोसाइटी में, उससे इन राइट्स को नहीं लिया जा सकता, उसके इन राइट्स को वायलेट नहीं करा जा सकता। तो इक्वालिटी एंश्योर करता है फर्स्ट बात। देन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ द नेशन एंड प्रमोट्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और जब सब लोगों को ये आश्वासन मिलता है या अश्योरिटी मिलती है कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट है, उनके राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता, नेसेसरी रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। सो देन जो हमारा देश है वो इंटैक्ट रहता है, यूनाइट रहता है। तो हमारे देश को यूनाइट करने में, इंटैक्ट रहने में राइट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड प्रमोट्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो जिससे पूरे देश का फायदा होता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोट होता है, क्योंकि फिर सब लोग मिल के देश के लिए काम करते हैं। जब सबको ये एश्योरिटी मिलती है कि उनकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट नहीं है। Then it seeks to protect and promote the rights and liberties of individuals from the authoritarianism of the state. अब देखो कि अथॉरिटेरिज्म क्या होता है, कि जहाँ पे जो स्टेट होती है वो इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज करती है। जैसा कि काफ़ी सारे स्टेट्स, जैसे मोनोक्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, या एरिस्टोक्रेसी में, या ओलिगार्की में, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट है वो पावरफुल हो जाती है और सिंस के राइट्स को इन्फ्रिंज करती है। तो ये जो राइट्स है ये प्रोटेक्ट करती है स्टेट्स को, कि जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन नेचर में नहीं जा सकता, वो सीजन्स के राइट्स को इन्फ्रिंज या वायलेट नहीं कर सकते। तो अथॉरिटेरियनिटी में भी से भी ये सीजन्स को प्रोटेक्ट करता है।
प्रिवेंट करता है, रोकता है जो स्टेट है वो सिटीजन्स के राइट्स को इन्फ्रिज ना करे और और पावरफुल ना बने। डन। नेक्स्ट, इट एंश्योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इसके अलावा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जब सब राइट्स लोगों के पास राइट्स होंगे तो राइट टू वोट, तो फिर लोग जिसको वोट करेंगे और लोग जो है कि जब वो एश्योर होंगे, खुश होंगे, तो वो सब लोग मिलके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे और उससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो स्ट्रांग हो जाएगा और जो देश के लिए अच्छा रहता है और उससे देश की ग्रोथ भी होती है, जहाँ पे सब लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में और वो फिर फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। वोटिंग राइट्स में अपने politically aware means कि not only to just to cast their vote but also about to inform about their rights. They take information about the policies of the government, about the activities of the government. तो जब enlightened citizens होते हैं, जब उनको अपने राइट्स के बारे में पता होता है, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होता है, देन इजीली उनको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ थ्रेट नहीं कर सकती, खतरा नहीं पहुंचा सकती और उस देश को कोई भी थ्रेट नहीं कर सकता जहाँ पे जो सिटीजन्स है वो रेस्पॉन्सिबल हो और अवेयर हो अपने राइट्स और ड्यूटीज से। देन सो दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। when you are politically aware, when you are enlightened informed citizens, not just cast your vote, तो जब आप इन्फॉर्म होंगे, अवेयर होंगे, देन आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, हमने कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, कौन सा जो कैंडिडेट है वो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, जो हमारी देश की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, देश की डेवलपमेंट करा सकता है, देश की एकता अखंडता को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो वो वही सिटीजन्स कहते हैं जो इन्फॉर्म्ड होंगे, जो फुल्ली अवेयर होंगे अपने राइट से भी और अपने ड्यूटीज से भी। डन। So these are all things are ensured by the fundamental rights and that's why they are significant and important. Next, prevent the establishment of authoritarian and despotic rule of the state by operating as a limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. अब देखो कि ये गवर्नमेंट को भी रोकता है कि वो अथॉरिटेरियन ना बने, डिस्पोटिक ना बने। डिस्पोटिक में जैसे हमने पढ़ा था वन मैन रूल या रूल ऑफ पावरफुल पर्संस अथॉरिटी में या अथॉरिटेरियनिज्म में, या लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मनमानी ना करे और लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, जो कि यूजुअली समूह में होता है। जैसे चाइना के आप एग्जांपल ले लो, साउथ कोरिया के ले लो एग्जांपल्स, काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट कोई इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता। वहाँ पे अगर लोग कोई कमेंट करते हैं अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट तो उनको फिर अरेस्ट करा जाता है, डिटेन करा जाता है। तो ये चीज़ें जो है कि फंडामेंटल राइट्स जब उनको बेसिक स्ट्रक्चर में एड ऑन करा गया और ये गारंटी सिटीजन को दी गई, तो फिर अगर गवर्नमेंट भी वायलेट करेगी, जुडिशरी उनको प्रिवेंट करेगी और ये इंश्योर करता है गवर्नमेंट जो कि अथॉरिटेरियन नेचर में ना चली जाए और लोगों के राइट्स को वायलेट ना करे। उन चीज़ों की भी गारंटी ये देता है फंडामेंटल राइट्स। देन द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रूल ऑफ लॉ एंड नॉट रूल ऑफ मैन। तो रूल ऑफ लॉ मीन्स कि सब लोग कानून के नज़र में बराबर, चाहे कोई पीएम हो, कोई सीएम हो, चाहे कोई डीएम ही जो भी हो, अगर वो लॉज को वायलेट करता है तो वो अकाउंटेबल है जुडिशरी के, स्टेट के। अगर वो विद इन दी लॉज काम नहीं करता है, किसी के राइट्स को वायलेट करता है, तो जो सिटीजन्स हैं जिनके राइट्स वायलेट होते हैं वो जुडिशरी में उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। नो वन इज अबव द लॉ, इज एंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। एंड रूल ऑफ मैन जहाँ पे फिर वन मैन की मर्जी चलती है, जिससे आप काफ़ी सारी स्टेट्स के ले सकते हो एग्जाम्पल, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो नाम के होते हैं और एक्चुअल में रूल तो किसी और का ही होता है। जैसे आप अगर इसके एग्जांपल ले सकते हो हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान, वहाँ पे जिससे वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो रूल करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बेनाम का है, लोग अगर किसी और को वोट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट होकर कोई और ही आता है और जिनको इलेक्ट होकर लाते भी हैं उनके पास पावर होती ही नहीं है, पावर तो और कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसी वन मैन के साथ हाथ में सारी पावर होती है। एंड देन यू विल सी द कंडीशन ऑफ द स्टेट राइट दियर, कि क्या कंडीशन है उस स्टेट की। और ऐसी भी और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है। देन द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। इनको फंडामेंटल इसलिए कहा गया कि एज दे आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल इसलिए कहा गया है फंडामेंटल राइट्स को कि इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि फंडामेंटल सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, एज नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज के कॉन्सेशन से बना हुआ है राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये गारंटी दी गई है हर एक कम्युनिटीज को। देन so also it is so called because these rights are fundamental for the overall development.
इसलिए भी इनको फंडामेंटल कहा गया है क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है। सो मेंटल, फिजिकल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जिससे मेंटल, मेंटल मीन्स कि उसको, हर एक इंडिविजुअल को ये एश्योरिटी है कि मेरे राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता इजीली, मेरी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं कर सकता। तो मेंटल पीस है कि मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, जहाँ पे उसको खतरा नहीं है कि मेरी लाइफ को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, वो स्टेट मुझे प्रोटेक्ट करेगी, गारंटी करेगी। देन फिजिकल, कि फिजिकली की जो स्टेट है, जब वो कंडीशंस उसको प्रोवाइड करेंगी, देन उसकी लाइफ भी ठीक रहेगी, उसको वो वर्क भी मिलेगा और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रख पाएगा। देन मटेरियल, और जब ये चीज़ें रहेगी तो मटेरियल गेन भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है और प्रॉपर्टी अर्न कर सकता है। एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और उसकी जो इनर कॉन्साइंस है वो भी फुलफिल रहेगी, तो स्पिरिचुअली भी फुलफिल्ड रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई it fulfill all the conditions. It ensures that a person is able to live fulfilling and dignified life. जब इंसान को यह एश्योरिटी मिलती है, आश्वस्त मिलता है कि मैं, मेरी जो सोसाइटी में है, मेरी कोई राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, मेरे को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो देन फिर वो अपनी खुश होता है अपनी लाइफ में, और डिग्निफाइड लाइफ मिलती है जहाँ पे उसको इज्जत मिलती है, चाहे उसके पास पैसा कम ही क्यों ना हो, लेकिन सोसाइटी में उसको डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे नहीं देखा जाता, इक्वल बेस पे ट्रीट करा जाता है, इक्वल बेस पे देखा जाता है। डन। और लाइफ में जैसे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान को, जैसे मान लो आपके पास मटेरियल थिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास अगर स्पिरिचुअलिटी, वो इनर कॉन्साइंस आपकी सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको लाइफ में कभी मज़ा नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा। कि जैसे मान लो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, मटेरियल अचीवमेंट्स आपने बहुत गेन कर ली, बट अगर आपके पेरेंट्स, आपके बाकी जो रिश्ते हैं वो आपसे, वो उनमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप पे हमेशा वो गैप ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, कभी आप वो फिल नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। और पर्टिकुलरली अपने माँ बाप से जो रिलेशन होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही एक ही रिश्ता है, और जो सच में चाहता है कि अगला बंदा, मतलब कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सच में चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, विदाउट एनी रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मीन्स कि जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं आपके एजुकेशन पे, आपकी हेल्थ पे, जब आप छोटे होते हो, और जब आप बाद में सक्सेसफुल भी होते हो, देन फिर भी वो आपसे वापस नहीं चाहते हैं वो चीज़ें, बस वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो और सही डायरेक्शंस में चलो। सो एक ही रिश्ता है दुनिया में, और दूसरा टीचर्स का, आई थिंक। और टीचर भी अपने स्टूडेंट को कभी नहीं चाहेगा ये गलत रास्ते पे हो, और हर कोई टीचर चाहता है हमेशा कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो लाइफ। सो बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि अपने पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना, कभी भी नहीं, क्योंकि वही जो है कि आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं ताकि हमारे बच्चे किसी अच्छी डायरेक्शन पे पहुंच सके। और दूसरे टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए, और जो आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो इन दो चीज़ों की बहुत ही कदर है। और तीसरा आपकी टेक्स्ट बुक जिनसे आप पढ़ते हो, बुक चाहे कोई भी बुक हो जिसे आप इल्म हासिल करते हो, तो इंपॉर्टेंट है अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन, मॉरलिटी, इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खाली मटेरियल अचीवमेंट्स नहीं होते लाइफ में कुछ भी, अगर आप में डिसिप्लिन हो, अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करते हो, अगर आपके पेरेंट्स सबसे खुश ना हो, तो उस लाइफ का क्या ही मज़ा। या आपके टीचर्स अगर आपसे खुश ना हो, तो उस लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं, फ़ानी नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट, जिसे मैंने पहले बताया था कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में एक राइट को वहाँ से डिलीट कर दिया गया। कौन कौन सा राइट था? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 22, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28, cultural and education right article 29 and 30, right to property article 31, and right to constitutional remedies article 32, and also known as heart of the Indian constitution. by B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है,
उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्योंकि इन राइट्स में अगर आपको कोई भी वायलेट होता है तो इस राइट में आपको, ये राइट उनको प्रोटेक्ट करता है, इस राइट में आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं कोर्ट में। और इसके अलावा आर्टिकल 226 जहाँ पे हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है वेरियस रिट्स के थ्रू, कि इनिशियली आपने करना है हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट में, प्रोसीजर के थ्रू चलना है आपने। आप एकदम से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले तो आपका सेशन कोर्ट, वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे जस्टिस ना मिला, देन आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में आपको जस्टिस ना मिला, देन यू मे गो टू सुप्रीम कोर्ट विच इज द फाइनल कोर्ट इन आवर कंट्री, द हाईएस्ट कोर्ट। डन। So the right to property as a fundamental rights was scrapped by the 44th Constitutional Amendment Act 1978। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1978 में इसको 44th Constitutional Amendment Act के थ्रू स्क्रैप किया गया एंड मेड इट इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल और ए लीगल राइट। तो इसको बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अंडर आर्टिकल 300A में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया गया है, which states that no person can be deprived of property save by authority of law। Hence at present there are total 6 fundamental rights। और इस साइड में भी किसी जिस इंसान की जो प्रॉपर्टी है उससे वो छीनी नहीं जा सकती, एक्सेप्ट इन सम केसेस, जैसे कि आपके पास कोई लैंड है और वहाँ पे फिर नेशन का ज़रूरत है, जैसे कोई हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ से हाईवे बनाना है, या कुछ और चीज़ बनानी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो उसमें आपको गवर्नमेंट कंपनसेट करती है, उतना वो पैसा भी आपको देती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपसे वो चीज़ ले सकती है। और अदरवाइज उसके अलावा कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकता, उसकी लीगल गारंटी है आपको। डन। सो कैन वी मूव अहेड नाउ। आज अब हम इनको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो जो फंडामेंटल राइट्स है उनके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो खाली सिटीजन्स को है और कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी है। और अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, पर्टिकुलरली जेकेएस और यूपीएससी में, और बाकी जो स्टेट एग्जाम्स है उनमें भी, कि कौन से राइट्स है जो कि सिटीजन्स के लिए हैं, सिटीजन्स मीन्स कंट्री के लोगों के लिए, और कौन से राइट्स एलियंस के लिए, एलियंस में जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए। डन। और यूजुअली पूछा जाता है। So certain fundamental rights are available only to citizens while others are available to all including foreigners, citizens, companies and corporations। foreigner means कि जो बाहर के लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बाहर की कंपनी जहाँ पे ऑपरेट हो रही है, उन लोगों को कौन कौन राइट्स अवेलेबल है। सो द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मीन्स कि बस बिल्कुल मतलब जो चीज़ उस पर लिखी गई है वो कंप्लीट नहीं होगी। क्वालिफाइड मीन्स कि अकाउंट टाइम उसको चेंज करा जा सकता है, अगर जैसे टाइम के हिसाब से कोई चीज़। एब्सोल्यूट मीन्स कि जैसे कि एक बार लिखी गई उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे आर्टिकल 21 है और उसमें मान लो जैसे राइट टू प्रिवेसी पहले नहीं था, अब है, 27 में एड ऑन कर दिया गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे डिजिटल इन्फॉर्मेशन लीक होता था। तो एब्सोल्यूट मीन्स कि एक बार जो लिख दिया गया बस उसके बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ में एडिंग या चेंज ला सकते हो। अगर आपको सोसाइटी में लगता है कि ये चीज़ें अभी कर होनी चाहिए तो टाइम के साथ साथ आप उनमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे टाइम टू टाइम आर्टिकल 21 में काफ़ी सारी चेंज करी गई, और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल कर दिया गया आर्टिकल 21A में, राइट टू प्रिवेसी को बढ़ा दिया गया। तो टाइम के साथ साथ उनको चेंजेस भी ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीज कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें अगर वो आप रेलिवेंट नहीं रहेंगे टाइम के साथ साथ। सो दैट्स क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट के एक बार जो हो गया दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, और ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में। डन। सो मीनिंग दैट देयर राइट्स आर नॉट अवेलेबल अनलिमिटेड एंड द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। कि अनलिमिटेडली अवेलेबल नहीं है, जो स्टेट है अपने इंटरेस्ट के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं भाई। कि अगर स्टेट को लगता है इस टाइम पे कि अभी जो स्टेट, जैसे मान लो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया या विद इन द इंडिया कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, तो उस टाइम पे जैसे कि मार्शल लॉ लगता है या 144 आईपीसी लगता है, तो उस टाइम पे सिटीजन्स के राइट्स सब सस्पेंड हो जाते हैं और खाली आर्टिकल 21 कंटिन्यू रहता है। द वैलिडिटी ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब क्या कि किस बेसिस पे इन राइट्स को सस्पेंड करा गया, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया में करा गया था या बाकी चीज़ों के टाइम पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था उस टाइम पे लगा था, यहाँ पे बाहर निकलने देते थे, बाकी चीज़ें नहीं। सो अब ये बाद में हम कोर्ट ऑफ लॉ में
क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो अथॉरिटी है उन्हें किस बेस पे हमारे राइट्स को सस्पेंड करा था इतने टाइम तक। तो क्वेश्चन तो हो सकता है, पूछ सकते हैं, वैलिडिटी तो प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में। कोई भी ऐसे नहीं लगा सकता किसी भी चीज़ पे कोई भी एक्सक्यूज लगा के आपके राइट्स को सस्पेंड करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों किया गया ऐसा। देन तो एब्सोल्यूट का ये भी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट है वो लगा सकती है, और उसके अलावा वो भी जो मैंने बताया पहले कि एक बार जो लिख दिया बस हो गया, दोबारा उसमें एडिंग या मॉडिफिकेशन हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, चीज़ें चेंज हो सकती है टाइम के साथ साथ। The Charter of most of the fundamental rights is negative, as they impose restrictions on the arbitrary action of the state and seeks to give priority to individual rights. अब बोलते हैं कि जो चार्टर है, जो फंडामेंटल राइट्स है, नेगेटिव के सेंस में, क्योंकि ये स्टेट को काफ़ी सारी चीज़ों से रोकते हैं और इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें करने से स्टेट को रोकते हैं, एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस करते हैं स्टेट्स पे, और इंडिविजुअल को फ्रीडम इंश्योर करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो काफ़ी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अगेंस्ट है, जो स्टेट आर्बिट्रेरी एक्शंस करती है, मतलब किसी इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो उसके अगेंस्ट है, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। मीनिंग दैट इन केस ऑफ ऑफेंस बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स, दैट मीन्स कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो उस टाइम पे वो लीगली रेमेडीज मीन्स कोर्ट ऑफ अपील में कर सकता है, कि कोर्ट ऑफ अपील से हेल्प ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दी गए। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मीन्स कि अब हर चीज़ के लिए, जैसे कि जो हमारा जुडिशरी का काम रहता है इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, अब हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली नहीं एलिब्रेट करी गई है, तो वहाँ पे लीगल एडवाइज़र की, लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। दैट्स वाई जजेस एंड लॉयर्स, अब किसी पर्सन के अगर राइट्स या प्राइवेट पर्सन के अगर राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं देख सकता इस पे क्या सज़ा है। उस पर जो कभी कभी जो कोर्ट्स हैं, जो वकील लॉयर्स हैं, वहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की हेल्प ले सकते हैं कि पास्ट में अगर कोई केस हमारे पास आया था, उस पर हमने क्या पनिशमेंट करा था और किस हिसाब से इस कोर्ट को टेक ओवर करा था, तो वहाँ पे उस चीज़ की हेल्प ले सकता है। लीगल रेमेडीज, उसको लीगल रेमेडीज कहते हैं। देन काफी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एवोटेटरी एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है, नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल। दैट मींस कि ऑफेंसिव एनी दैट इन केस ऑफ ऑफेंस बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन now the next is कि fundamental rights are justiciable in nature. Example, individuals can move to the court in case of violation. justiciable मैंने पहले बताया था कि ये इन्फोर्सेबल है, अगर इनको कोई वायलेट करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट इनको फिर से एक्टिव करा सकता है पर्सन्स की लाइफ में। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इन केस ऑफ वायलेशन एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील। अब देखो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एग्रीव्ड पर्सन मीन्स कि किसी पर्सन के अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट हिज राइट्स। आर्टिकल 32 में डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स में, जो कि वेरियस रिट्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट इन कैरेक्टर। एग्जांपल, दे कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट under its constitutional amendment power under article 368. However, the amendment must not hamper the basic structure of the constitution. अब देखो जो यहाँ पे तो प्रोविजन रखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है, जो कि अमेंडमेंट प्रोसीजर रखा हुआ है आर्टिकल 368 में, बट कंडीशन ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब जुडिशरी में क्या है कि वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करा ही नहीं हुआ है, मीन्स कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है और कौन सी नहीं आती है, वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और कौन सी नहीं आती। और बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको जो पार्लियामेंट है अमेंड कर ही नहीं सकता, और फंडामेंटल राइट्स भी उसी में आते हैं। और वी टाइम उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें पार्लियामेंट ने करी थी लॉ के अकॉर्डिंग उसमें, या सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू, बट रिमूव कुछ नहीं करा गया। अगर आर्टिकल प्रॉपर्टी करा भी गया उसको फिर लीगल राइट बना दिया गया। So fundamental rights except Article 20 and 21 can be suspended during national emergency under Article 320 52. So fundamental rights except Article 20 and 21 को के बगैर बाकी राइट्स को सस्पेंड करा जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी हो।
आर्टिकल 352 में, जिसमें कि किसी दूसरी कंट्री ने वो अटैक कर दिया इंडिया पे, तो उस केस में बाकी जो सिटीजन के जो राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और खाली आर्टिकल 22 21 इन्फोर्स रहते हैं। डन। जैसे कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे सिटीजन के राइट्स को सस्पेंड करा गया था एक हिसाब से, बट वहाँ पे फिर वो एक कोट याद आता है जीन चेकस रूसो का, कि मैन आर फोर्स टू बी फ्री। अगर उस टाइम पे सरकार आपको छोड़ देती कि हाँ चले जाओ घूमो शहरों में, जब जहाँ जाना है आपने घूमो, तो आप फिर जिंदा ही नहीं रहते। आपको जबरदस्ती अंदर रखा गया था ताकि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर आप लोगों को सरकार ऐसे खुला छोड़ देती, रोकती नहीं बाहर जाने से, तो पता नहीं कितना कैजुअलिटीज होता, कितना लॉस होता ह्यूमन लाइफ का उस टाइम पे। दैट्स व्हाई जिंदगी का सोचो का कोट होता है कि मैन आर फोर्स टू बी फ्री। फ्री रहने के लिए भी आपको फोर्स करा जाता है लॉज के, रूल्स के अंडर। अगर रूल्स नहीं होंगे सोसाइटी में, लॉज नहीं होंगे, तो कैसे आप फ्री रहोगे? आप तो सभी एक दूसरे के राइट्स को वायलेट करोगे, कोई इसका सर फोड़ेगा, कोई इसका सर फोड़ेगा। डर यही है ना अब तो, कि अगर मैं किसी को छेड़ूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ेगी और फिर पनिश करा जाएगा। तो ये जो फियर है, ये जो फोर्सली आपको फ्री रखा जाता है, यही तो लॉज है, और जो कि सोसाइटी में कियोस्क को रोकता है, ना कि को रोकता है, और फ्रीडम को एश्योर करता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करता है। दैट्स वाई जिंदगी का दोस्तों कि मैन आर फोर्स टू बी फ्री। कितना फॉसट कोट दिया है उसमें। देन फिर एक और कोट है उनका, कि आई प्रेफर लिबर्टी विद फ्री, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन फ्रीडम विद स्लेवरी। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या आएगा, कि आई प्रेफर फ्रीडम विद डेंजर, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन फ्रीडम विद स्लेवरी। जिन जगह दोस्तों का ही कोट है। सो नोट, अब देखो जो 6 राइट्स है आर्टिकल 19 में, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड नॉट ड्यूरिंग व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू आर्म्ड रेबेलियन। अब देखो जो 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 19 में, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मूव थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो भी वहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उनको सस्पेंड खाली तब कर जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी किस पे हो, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ना कि जब आर्म्ड रेबेलियन हो। मीन्स कि जो विद इन द कंट्री में जो आर्मी है वो रिवोल्ट करे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उस टाइम पे वो राइट सस्पेंड नहीं हो सकता। डन। सो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, डायरेक्टली इन्फोर्समेंट वो डायरेक्टली इन्फोर्स हो जाते हैं, कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। while few needs to be enforced through legislative acts by parliament, और बाकी को legislative acts of parliament मीन्स कि पार्लियामेंट को इस पे लॉज बनाना पड़ता है, देन वो इन्फोर्स होते हैं। बाकी इन पे कोई लॉ नहीं बनाना पड़ता है, वो डायरेक्टली जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया तो वो बन गया रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट को कुछ लेजिस्लेशंस करनी पड़ती है, देन वो इंप्लीमेंट होते हैं। सो नोट, ओनली पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 35 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा, कि खाली जो पार्लियामेंट है देश की, जो संसद है देश की, वही खाली लॉज बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता लॉज, स्टेट लेजिस्लेचर इन चीज़ों पे लॉज नहीं बना सकता, खाली देश का जो संसद है, देश का जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। डन। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। सो नेक्स्ट इज नो राइट टू इक्वलिटी। अब आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी है उसको हम थोड़ा एलिब्रेट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कि सब लोग कानून की नज़र में बराबर, और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ में। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज़ ब्रिटिश ओरिजिन। अब देखो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये कहाँ से हमने लिया हुआ है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कानून के नज़र में सब बराबर, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जैसे कि जैसे मान लो जो अमीर लोग होंगे उनके साथ अगर वो कोई, जैसे पहले होता था, जैसे अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा या बाकी चीज़ें पढ़ी होंगी, वहाँ पे जो अपर क्लास होती थी, थर्ड क्लास, तो उनको उतना अगर वो कुछ गलत करते भी तो उनको उतना पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। या जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे ब्रिटिश ऑफिसर्स अगर कितना भी गलत करते उनको यहाँ पे कोई सज़ा नहीं जाती थी। तो अगर कोई ऑर्डिनरी मैन, छोटा इंसान गलत करता तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। जैसे कि यहाँ इंडियन माइथोलॉजी में भी जैसे मन्नू द लॉ गिवर है, उन्हें जो लिखा था कि द पनिशमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द कास्ट, अगर लोअर द कास्ट हायर विल बी द पनिशमेंट, एंड हायर द कास्ट लोअर विल द पनिशमेंट। तो ये रूल था। लेकिन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में हमने ये चीज़ को खत्म कर दिया गया, सब कानून की नज़रों में बराबर, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, गलती करेगा वो पनिशमेंट तो मिल जाएगी कानून के हिसाब से।
सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन कानून की कानून की हिफाजत सबको मिलेगी, कानून सबकी प्रोटेक्शन करेगा, इसका ओरिजिन कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपोनेटेड बाय द एबीडाइसी। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो किसका एलिमेंट है? ऑफ रूल ऑफ लॉ का। मींस कानून की हुक्मरानी रहेगी। अगर देश में प्राइम मिनिस्टर भी गलती करता है, कानून को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं। और ये किसने दिया? एबीडाइसी ने। एबीडाइसी बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर रूल ऑफ लॉ एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड ऑन कर दिया गया है। बेसिक कंडीशन रखी गई है सोसाइटी में। दैट मीन्स इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता किसी भी लेजिस्लेशन के थ्रू। सो एक्सेप्शंस क्या है? आर्टिकल 14 में कुछ चीजें जो है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफिस, ये जब वो ऑफिस में हो उस टाइम पे उनके अगेंस्ट कोई केस या इंक्वायरी नहीं हो सकती। देन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट गवर्नर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में है। देन सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर बट ओनली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नोटिस। लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग, अब देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में हो, लेकिन वो सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन तब भी कि पहले 2 months का नोटिस आपने देना है, और जब वो नोटिस 2 months पहले हो उसके बाद आप उनके अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ओनली इन सिविल केसेस नॉट इन criminal cases when they were in office. Next, Article 31C. अब जो Article 31C क्या है कि it provides that the laws made by state for implementing the directive principles contained in Clause B or Clause C of the Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of the Article 14. अब देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो जस्टिसेबल नहीं है, और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या आर्टिकल 31C में ये प्रोवाइड करता है कि अगर वो जो आर्टिकल डीपीएसपी है जो क्लास बी एंड सी में दी हुई है, अगर उनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जाएगा कि वो वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। कैसे? आर्टिकल 14 गोज आउट, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि द फॉरेन सोवरेन्स रूलर्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 14 में क्या है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया में, एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसीज के लोग होते हैं, तो उनको इम्यूनिटी है, मीन्स कि उनके अगेंस्ट आप इंडिया में कोई भी केस स्टार्ट नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 में। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उसके अलावा जो यूएनओ है उसकी जो एजेंसीज है उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी मीन्स कि वो किसी भी देश में चले जाए, उनके अगेंस्ट वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई और केस नहीं चला सकते आप, उनके अगेंस्ट आप कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। डन। तो ये अगर ये चीज़ें करी जाएंगी तो जो डीपीएसपी जो हमारी क्लास बी और क्लास सी में चीज़ें हैं वो उसके वायलेटिव नहीं कंसिडर करी जाएंगी। Then Article 15 prohibition on discriminations on ground of religion, race, caste, sex and place of birth, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा किसी भी बेस पे। जैसा कि मान लो आप कोई किसी एग्जाम में आप अपेयर होते हो, तो आपको इस चीज़ से इस बेस पे नहीं रोका जाएगा कि आप इस पेपर में अपेयर नहीं हो सकते कि आप इस रेस से, इस कास्ट से, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बल्कि आपको इक्वली मौका दिया जाएगा, इक्वल चांस दिया जाएगा। और आपको इस बेस पे, इस ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। सो आर्टिकल 14 में क्या एक्सेप्शन है? अब आर्टिकल 15(4) में द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडिड आर्टिकल 15(4), तो आर्टिकल 15(4) को आर्टिकल 1951 में ऐड कर दिया गया 1951 में। टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। तो एस सी एस के जो रिजर्वेशन है वहाँ पे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ताकि वो जो स्टूडेंट्स है वो ऊपर आ सके, नहीं तो उनके लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर सकती है। अब आर्टिकल 14 आप तो बोलोगे कि सब लोग इक्वल, फिर ये रिजर्वेशन क्यों, जो कि आजकल ज़्यादा इशू चल रहा है। सो लेकिन जो स्टेट है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं आर्टिकल 14(4) में, पार्ट 4 में। और 14(5) में क्या है कि द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ citizens or for the scheduled caste scheduled tribes regarding their admission to education institutions including private education institutions whether aided or unaided by the state except the minority education institutions provision was added by the Constitutional Amendment Act 2005। और 2005 में आर्टिकल 15(5) एक और ऐड कर दिया गया जिसमें जो स्टेट है वो
सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास थे उन लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे सकती है, प्राइवेट में भी, और चाहे उनको स्टेट फंडिंग देती हो ना देती हो। डन। एक्सेप्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस में स्टेट जो है कि उन्हें प्रोविजन लाया कि रिजर्वेशन है इनके लिए। डन। और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15(4) में भी और आर्टिकल 15(5) भी। आर्टिकल 15(4) में खाली SC के लिए और आर्टिकल 15(5) में एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। देन आर्टिकल 15(6) इसमें क्या है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 2019 enabled 10% reservation for the economically weaker sections in education institutions including private education institutions। अब देखो 2019 में ये अमेंडमेंट करा गया और ये भी आर्टिकल 15(6) में आता है। इंपॉर्टेंट है EVS EWS कैटेगरी जो आते हैं आज, जहाँ पे जो 10% रिजर्वेशन दी गई, और कहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी है EWS की कैटेगरी। whether aided or unaided by the state, चाहे उनको स्टेट एड देता हो या ना देता हो, and other than the minority education institutions refer to clause 1 of the आर्टिकल 15(5) and 15(4) इफेक्टिवली STs SC and OBCs एक्सेप्ट माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते आप। माइनॉरिटीज में किसी किसी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है माइनॉरिटीज ने खोला हुआ है, जैसे मुस्लिम्स ने, सिख्स ने, जैन्स ने, बुद्धिस्ट ने, वहाँ पे नहीं। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस में आप ये एप्लीकेबल ये चीज़ है 10% EWS रिजर्वेशन। Then अब देखो जो amendment does not make such reservations mandatory in state government run education institutions or state government jobs. However, states have chosen to implement the reservation for economically weaker sections. अब देखो कि जो amendment है इसने state government में ये mandatory नहीं बनाया था, हमें states को अपनी चॉइस थी कि आप स्टेट में implement करवा सकते हैं नहीं करें, मैंडेटरी नहीं था, लेकिन काफ़ी सारी स्टेट्स ने इसको implement करवा दिया, गवर्नमेंट रन जॉब्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। So Gujarat became the first state to provide 10% reservations in the jobs and education institutions to the economically weaker section in general category from 14th January 2019। तो इम्पोर्टेंट है कि गुजरात इंडिया में पहली स्टेट थी जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करा था कि जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया था। तो फर्स्ट स्टेट इंडिया में थी गुजरात। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट के आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल चांस दिया जाएगा, हर एक को इक्वल चांस, मीन्स आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, देन फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप कितना एक्सेल कर जाते हो उसमें। देन सो मंडल केस, अब देखो क्या होता है कि एक मंडल केस आता है, जनता गवर्नमेंट पे आता है एक्चुअली 1779 में। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है 1979 में, हेडेड बाय बीपी मंडल अंडर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो जनता गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी के बाद जो गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने रिकमेंड किया था 20% 27 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो ओबीसी के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लास थे उनने रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन उनके लिए। इन 1990 अंडर वीपी सिंह, तो 1990 में क्या होता है जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट होती है, डिक्लेयर 20% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो फिर 1990 में उसको डिक्लेयर कर दिया गया उनके लिए 20% रिजर्वेशन। In 1991, the Narasimha Rao government tweaked the order and along with reservation for OBC brought 10% reservations for poor sections in upper caste। उन्होंने क्या किया, इसमें वो चीज़ ऐड कर दी गई, 27 रिजर्वेशन के साथ साथ 10% रिजर्वेशन ओला ही अपर कास्ट के लिए 10% रिजर्वेशन। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है 1991 में। एंड इन द मंडल केस, अब देखो जो इंदिरा स्वामी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया था, मंडल केस 1992, सुप्रीम कोर्ट रिवाइव द ऑर्डर एंड रिजेक्टेड 10% रिजर्वेशंस फॉर पोअर सेक्शंस इन हायर कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस ऑर्डर को रिव्यू किया और इस चीज़ को रिजेक्ट करा, जहाँ पे अपर कास्ट की जो पुअर पॉपुलेशन थी उनके जो 10% रिजर्वेशन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने करा था उसको रिजेक्ट करा गया। डन। सो द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड वाज एक्सेप्टेड विद सर्टेन कंडीशंस। अब देखो कि जो रिजर्वेशन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड कास्ट के लिए, इसको वैलिड समझा जाता है, किस रीजन से देखते हैं हम आगे। फर्स्ट थी कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। अब देखो प्रमोशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी आपकी जब जॉब लगती है तो फिर प्रमोशन आपके रिजर्वेशन के बेस पे नहीं हो सकता। कैसे? ऑर्डर ओवररूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको ओवररूल कर गया 1955 में। प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन प्रमोशन इन फेवर ऑफ एससी एंड एससी, जब ये चीज़ लाई गई थी कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए कास्ट के बेस पे, तो इसको ओवररूल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 1992 में प्रोवाइड कर दिया गया कि रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशंस में भी एस सी कैंडिडेट्स के लिए। एंड 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, कॉन्सिक्वेंस सीनियरिटी रखा गया, उसके बाद सीनियरिटी के बेस पे रिजर्वेशन प्रमोशन विद इन द जॉब्स। डन।
So total quota for reservation must not exceed above except in certain or extraordinary conditions. तो अब जैसे जितना रिजर्वेशन रखा गया है, जो कंडीशंस रखी गई है, हर एक स्टेट का अपना अपना है, तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस, जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज कि जितना कोटा रखा गया है उससे अबो नहीं जाना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल टू फिल बैकलॉग वैकेंसीज वाज एक्सेप्टेड बट मस्ट नॉट वायलेट 50% रूल। अब देखो जो कैरी फॉरवर्ड रूल रखा गया, जो भी बैकलॉग वैकेंसी उसको फिलअप करो, कोई वैकेंसी खाली हुई उसको फिलअप करना, लेकिन वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50% वायलेट नहीं होना चाहिए, बस 50% ही, उससे ज़्यादा नहीं। ओवर नलिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। और इसको भी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, नलिफाई कर दिया गया, मीन्स इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा 2000 में। Then a permanent statutory body should be established to examine complaints of the over inclusion under inclusion in the list of OBC. ओवर इंकल्जन मीन्स कि अगर जो लिमिट रखी गई है उससे ज़्यादा एड ऑन कर दिया गया। अंडर इंकल्जन मीन्स कि जितना चाहिए उतना भी नहीं है, तो ये भी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी मीन्स कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू कोई बॉडी क्रिएट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट इसके रिलेटेड ना हो, कोई आर्टिकल मेंशन ना हो। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके लिए क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया 1993 में, और ये स्टैच्यूटरी कमीशन है पार्लियामेंट के एक्ट। एंड रामनंदन कमेटी वाज अपॉइंटेड, और इंपॉर्टेंट है कौन सी कमेटी, रामनंदन कमेटी was appointed to identify the creamy layer among the OBCs. It submitted its report in 1993 which was accepted. तो क्या किया गया, जो रामनंदन कमेटी थी उन्होंने क्रीमी लेयर बनाया। क्रीमी लेयर मीन्स कि अब जो इन लोगों में से जो लोग अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए, जिनको इस चीज़ का फायदा हो गया, मीन्स वो अच्छी पोजीशंस पे, अच्छी जॉब्स पे, अब उनको ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशंस की, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको फिर एक्सक्लूड करा जाएगा, मीन्स आगे अब उनको नहीं मिलेगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। देन फिर जो 76th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1994 में, हैज प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन द 9th शेड्यूल to protect from judicial review as it provided 69% of reservations. अब देखो जो 76th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1994 में, इसमें क्या किया गया, तमिलनाडु में 70% रिजर्वेशन दिया गया, ऑलमोस्ट 69% में 70%, और इसको शेड्यूल 9 में ऐड किया गया ताकि इसको जुडिशियल रिव्यू ना करा जा सके, कि शेड्यूल 9 में वो जुडिशियल इसको फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती और ना इसको फिर नलिफाइड कर सकती है। देन जुडिशियल रिव्यू क्या है उसको हम आगे अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। देन आर्टिकल 16(6) में क्या है कि द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 2019 इनेबल्ड 10% रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन अपॉइंटमेंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। अभी हमने पढ़ा कि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया आया था, तो 2019 में पास कर दिया गया था, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए प्रोवाइड करा गया। सो द अमेंडमेंट डज नॉट मेक सच रिजर्वेशंस मैंडेटरी। वैसे हमने देखा कि अभी सीट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन समहाउ फिर भी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट करा। और जब भी हमने पढ़ा था कि जो गुजरात है वो पहली स्टेट है जिसने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करा था अपनी स्टेट में, तो ये सेम है जो हमने पीछे डिस्कस करा। देन आर्टिकल 17 में आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे सती सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, अछूत सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कि 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वाज अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। 1976 में जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है उसको रीनेम करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना दिया गया। 1955 में जो लाया गया था उसको रिनेम कर दिया गया, एंड दैट इज अवेलेबल बोथ अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी और स्टेट के अगेंस्ट भी। देन 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे नेशनल अवार्ड सच एज पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। तो नेशनल अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया इंडिया में 1994 में। The Janata Party government in 1977 discontinued it. However, they were restrained in 1980 by the Indira Gandhi government. और 1977 में क्या किया गया, इनको abolish कर दिया गया, बट 1980 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने फिर से इनको रिटेन करा। और टाइटल में जैसे कि मान लो कोई नवाब साहब था, कोई जो बड़े बड़े फैमिली नेम थे आपके, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो टाइटल्स आप यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स अगर आपको मिलते हैं। बाकी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर दिया गया, उस नाम से आपको पुकारा नहीं जाएगा, बड़े साहब, ये साहब, वो सब सीजन, सब इक्वल, जब का नाम है, जो आपकी डिग्निटी चीज़ है, उसी से आपको पुकारा जाएगा। देन राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 19 में हमने जो 6 फ्रीडम्स डिस्कस करे थे, बताया था मैंने। सो इट गारंटीज 6 राइट टू ऑल सीजन्स। दीज आर राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि आप ग्रुप बना सकते हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, बट विदाउट एनी वायलेशंस।
देन राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, एंड राइट फ्रॉम एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आप अपना ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। देन राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के किसी भी हिस्से में किसी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, और आप कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। दी राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजंस नॉट टू फॉरेनर्स, इंपॉर्टेंट है ये खाली इंडियन सिटीजंस है को है, ना ही फॉरेनर्स को। एंड दीज राइट्स गारंटी एक्शंस ओनली अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये जो राइट्स है इनमें आप एक्शन खाली स्टेट के अगेंस्ट कर सकते हो, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। डन। सो नोट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडिड दैट एडिड 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, में 3 चीज़ें और ऐड की गई जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को। तो पब्लिक ऑर्डर, जहाँ पे आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, जैसे मान लो कोई कंडीशन है जहाँ पे, जैसे मान लो कोरोना वायरस ही था, उस टाइम पे आपको लोगों को रोकना था, तो उस टाइम पे वायलेट सस्पेंड हो गए। अगर आप लोगों को रोकते नहीं तो उनकी जान जा सकती थी लोगों के फायदे के लिए। देन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट उस टाइम पे, एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अब देखो फ्रेंडली रिलेशन आपके फॉरेन स्टेट्स के साथ है, अगर कोई इंडिविजुअल उनके साथ इंसाइटमेंट ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पे ये रोक सकते हो आप। देन आल्सो इट मेड द रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल, और उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इसको रीजनेबल बनाती है। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो चीज़ और आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।